वनराज शाह की एंट्री, अनुपमा को बर्बाद होते देख फिर जागा। दोस्तों, स्टार प्लस के शो अनुपमा में जो महा ट्विस्ट आने वाला है वो ना सिर्फ टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि आपके और मेरे जैसे फैंस को अपनी सीटों से उछलने पर मजबूर कर देगा। ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर मैं पूजा आज आपको उस धमाकेदार वापसी की पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका इंतजार हम महीनों से कर रहे थे। जी हाँ, शेर की वापसी होने वाली है, लेकिन इस बार शेर शिकार करने नहीं बल्कि अपने इलाके को बचाने आ रहा है। कहानी अब पूर्वी छाया के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां रजनी की चालों और अनुपमा की लाचारी के बीच एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में उतरेगा, वनराज शाह। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि वनराज यहां अनुपमा की मदद करने आ रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वनराज शाह सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता है, और वो है उसका अपना ईगो। इस बार उसकी टक्कर अनुपमा से नहीं बल्कि रजनी से होगी, और ये लड़ाई हक की नहीं, अहंकार की होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है पूर्वी छाया के उसी आंगन से, जहां रजनी ने एक बार फिर अपना डेरा जमा लिया है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे प्रेम और राही ने मिलकर अनुपमा को बचा तो लिया, लेकिन रजनी हार मानने वालों में से नहीं है। इस बार रजनी ने एक बहुत ही गहरा खेल खेला है। उसने पूर्वी छाया की जमीन के पुराने दस्तावेज निकलवाए हैं, जिसमें एक पेंच फंसा हुआ है। रजनी म्यूनिसिपैलिटी के कुछ बड़े अफसरों और अपने वकीलों के साथ पूर्वी छाया पहुंचती है। उसका दावा है कि ये जमीन जिस पर पूर्वी छाया बसा है, दशकों पहले उसके दादाजी की कंपनी के नाम पर लीज पर थी, और अब वो लीज खत्म हो चुकी है। तकनीकी रूप से अनुपमा और वहां रहने वाले लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं। अनुपमा, जो बा और बाबूजी की सेवा में लगी थी, इस नए नोटिस को देखकर सन्न रह जाती है। देविका भी माथा पकड़ लेती है, क्योंकि ये मामला अब इमोशन का नहीं, प्योर लीगल हो चुका है। रजनी बहुत ही बदतमीजी के साथ बाबूजी से कहती है कि बुढ़े, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। अनुपमा का खून खौल उठता है। वो रजनी को जवाब देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पूर्वी छाया के गेट पर एक काले रंग की चमचमाती लग्जरी एसयूवी आकर रुकती है। उस गाड़ी का हॉर्न इतना तेज और आक्रामक होता है कि सबकी नजरें उस तरफ मुड़ जाती हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और पहले एक महंगा लेदर का जूता जमीन पर पड़ता है। बैकग्राउंड में वो सिग्नेचर म्यूजिक बजता है, जिससे हम सब वाकिफ हैं, वनराज शाह का थीम म्यूजिक। जैसे ही वो शख्स गाड़ी से बाहर निकलता है, बा और बाबूजी की आंखों में चमक और डर दोनों एक साथ आ जाते हैं। तोशु, जो अभी तक रजनी की चमचागिरी कर रहा था, अपने पापा को देखकर सहम जाता है। वनराज शाह अपनी उसी पुरानी अकड़ और टशन के साथ आंखों पर एविएटर चश्मा लगाए पूर्वी छाया के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वनराज यहाँ क्या कर रहा है। असल में वनराज को अनुपमा या उसके आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। उसे खबर मिली है कि पूर्वी छाया की जमीन की कीमत अब करोड़ों में है, और इस जमीन के कुछ पुराने तार शाह परिवार के पुश्तैनी लेन देन से जुड़े हैं। वनराज यहाँ अनुपमा को बचाने नहीं बल्कि अपना हिस्सा मांगने आया है। लेकिन जैसे ही वो रजनी को बाबूजी पर चिल्लाते हुए देखता है, उसका मेल ईगो हर्ट हो जाता है। वनराज शाह, जो अपने बाप पर भी चिल्ला सकता है लेकिन किसी और को ये हक नहीं देता, वो धीरे धीरे चलकर रजनी के पास पहुंचता है। रजनी, जो वनराज को नहीं जानती, उसे भी एक आम आदमी समझकर तेवर दिखाती है। वो पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ तमाशा देखने आए हो? वनराज अपने चश्मे को उतारता है और बहुत ही हिकारत भरी नजरों से रजनी को ऊपर से नीचे तक देखता है। बिना एक शब्द बोले वो रजनी के हाथ से वो लीगल नोटिस छीन लेता है। रजनी चिल्लाती है, अरे मेरी चीज को हाथ कैसे लगाया? लेकिन वनराज बहुत ही इत्मीनान से उस नोटिस को पढ़ता है, फिर उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लेता है। वो रजनी की आंखों में आंखें डालकर जो कहता है, वो वहां खड़े हर शख्स को हिलाकर रख देता है। वनराज बताता है कि जिस लीज की बात रजनी कर रही है, वो लीज 1980 में ही शाह परिवार के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी थी। यानी तकनीकी रूप से पूर्वी छाया का असली मालिक, या कम से कम उसका एक बड़ा दावेदार, वनराज शाह है। ये सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली बात हो गई। एक तरफ रजनी, जो घर तोड़ना चाहती है, और दूसरी तरफ वनराज, जो शायद इस जमीन को बेचकर अमेरिका भागने की फिराक में है। वनराज का ये रूप रजनी के लिए बिल्कुल नया है। अभी तक उसने अनुपमा को देखा था जो दिल से सोचती है, लेकिन वनराज तो रजनी से भी बड़ा खिलाड़ी है। वनराज रजनी के करीब जाकर बहुत धीमी लेकिन कड़क आवाज में उसे धमकी देता है। वो कहता है, मैडम, आप जिस जमीन पर खड़ी होकर उछल रही हैं, वो वनराज शाह की जागीर है, और वनराज शाह अपनी
चीजें किसी को खैरात में ना तो देता है ना किसी से छीनने देता है। यहाँ वनराज का मकसद अनुपमा को बचाना नहीं बल्कि रजनी को नीचा दिखाना है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई ऐरी गैरी औरत उसके सामने आवाज ऊंची करे। तोशु तुरंत पाला बदल लेता है। वो दौड़कर वनराज के पास जाता है। पापा, आप आ गए? मैं तो बस इन लोगों को संभाल ही रहा था। वनराज तोशु को एक घूर के देखता है जिससे तोशु की बोलती बंद हो जाती है। माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अब अनुपमा एक अजीब धर्म संकट में है। एक तरफ उसका एक्स हस्बैंड है जिसने जिंदगी भर दर्द दिया और दूसरी तरफ वो औरत है जो उसका सब कुछ छीनना चाहती है। बापूजी वनराज के पास जाते हैं उम्मीद भरी नजरों से कि शायद उनका बेटा सुधर गया है, लेकिन वनराज बापूजी का हाथ झटक देता है। वो साफ कर देता है कि वो यहाँ रिश्तों की दुहाई सुनने नहीं आया है। वो बापूजी से कहता है, बापूजी, इमोशन अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह है। मुझे पता चला कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है और इसमें मेरा लीगल हक बनता है। मैं अपना हक लेने आया हूँ। ये सुनकर अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो वनराज के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है, मिस्टर शाह, आपको शर्म नहीं आती? यहाँ लोग बेघर हो रहे हैं और आपको पैसों की पड़ी है। यहीं पर वनराज और अनुपमा का वो क्लासिक फेस ऑफ होता है जिसके लिए ये शो जाना जाता है। वनराज अनुपमा की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अनुपमा, तुम अभी भी वही बेवकूफ औरत हो। दुनिया मजाक नहीं, पावर से चलती है। ये रजनी तुम्हें कच्चा चबा जाती अगर मैं नहीं आता। वनराज रजनी की तरफ इशारा करते हुए ऐलान करता है कि अब से पूर्वी छाया को लेकर जो भी बात होगी वो अनुपमा से नहीं, वनराज शाह से होगी। रजनी जो अभी तक शेरनी बनी हुई थी, अब उसे समझ आ जाता है कि उसका पाला एक ऐसे आदमी से पड़ा है जो उससे भी ज्यादा टेढ़ा है। रजनी वहां से धमकी देकर निकल जाती है कि मैं अपने वकीलों के साथ लौटूंगी, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। रजनी के जाने के बाद पूर्वी छाया में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। वनराज वहां रखी एक कुर्सी पर राजा की तरह बैठ जाता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है जैसे वो उस जगह का मुआयना कर रहा हो जिसे वो बेचना है। प्रेम और राही दूर खड़े ये सब देख रहे हैं। प्रेम, जिसके पास अनुज का दिमाग है, वो वनराज की हर चाल को भांप रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वनराज रजनी से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वनराज घर का भेदी है। वो अनुपमा की हर कमजोरी, हर दुखती रग को जानता है। राही प्रेम से धीरे से कहती है, ये आदमी कौन है? इसे देखकर मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। प्रेम जवाब देता है, ये वो अतीत है राही जो तुम्हारी माँ का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कहानी का असली रोमांच अब शुरू होता है। वनराज ने रजनी को तो भगा दिया, लेकिन अब उसने पूर्वी छाया पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। वो ऐलान करता है कि जब तक लीगल मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, वो यहीं पूर्वी छाया में ही रहेगा। ये सुनकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। वनराज शाह का वापस उसी छत के नीचे रहना जहां अनुपमा रह रही है, ये किसी ज्वालामुखी के फटने से कम नहीं है। वनराज का असली प्लान क्या है? क्या वो सच में जमीन बेचने आया है या उसका मकसद कुछ और है? शायद उसे अनुज और अनुपमा के अलग होने की खबर मिल गई है और वो फिर से अनुपमा की जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है, या फिर वो रजनी के साथ मिलकर कोई बड़ी डील करने की फिराक में है। ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं आपको बता दूं कि वनराज की जेब में जो पेपर्स हैं वो सिर्फ जमीन के नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार वनराज को पता चल चुका है कि पूर्वी छाया के नीचे कुछ ऐसा गड़ा है, शायद कोई पुराना खजाना या कोई कीमती मिनरल, जिसकी वजह से बिल्डर्स इसके पीछे पड़े हैं। वनराज उस सोने की चिड़िया को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस खेल में सिर्फ वो और रजनी नहीं बल्कि प्रेम भी शामिल है। प्रेम, जिसके पास अनुज का दिमाग है, वो वनराज की हर चाल को भांप रहा है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे वनराज और प्रेम के बीच की टक्कर। एक तरफ पुराने जमाने का चालाक खिलाड़ी वनराज और दूसरी तरफ नए जमाने का स्मार्ट और मिस्टीरियस प्रेम। क्या अनुपमा वनराज को पूर्वी छाया में रहने देगी? और अगर वनराज यहाँ रहता है तो पाखी और तोशु, जो सुधरने का नाटक कर रहे थे, क्या फिर से अपने पिता की शह पाकर अनुपमा के खिलाफ हो जाएंगे? दोस्तों, वनराज की एंट्री ने शो के डायनामिक्स को पूरी तरह पलट दिया है। अब ये लड़ाई अच्छाई बनाम बुराई की नहीं, बल्कि दो बुराइयों के बीच फंसी अच्छाई की है। दोस्तों, पूर्वी छाया में वनराज शाह का बैग रखकर सोफे पर जम जाना अनुपमा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर मैं पूजा आपको आगे की कहानी बताती हूँ, जो टीवी पर आने से पहले ही हमारे पास आ चुकी है। वनराज ने ऐलान कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है और जब तक वो इसे अच्छे दामों पर नहीं बेच लेता या इसका फैसला नहीं कर लेता, वो यहीं रहेगा। अब आप सोचिए, जिस घर में अनुपमा अपनी नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रही है, वहां उसके अतीत का सबसे कड़वा अध्याय वापस खुल गया है। वनराज का वहां रहना सिर्फ जगह घेरना नहीं है, बल्कि वो वहां की हवा को जहरीला बना रहा है। वो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर देता है। वो तोशु को आवाज लगाता है, पारितोष, मेरा सामान अंदर रख,
और हाँ, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ, बिना चीनी वाली। तोशु, जो अभी तक अनुपमा का आज्ञाकारी बेटा बनने का नाटक कर रहा था, अपने बाप की रईसी और तेवर देखकर तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वो जी पापा कहकर ऐसे दौड़ता है जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। पाखी भी पीछे नहीं रहती। उसे लगता है कि वनराज आ गया है तो अब शायद उसे वो लग्जरी लाइफ वापस मिल जाएगी जिसके लिए वो तरस रही है। वो वनराज के पास बैठकर उसकी झूठी तारीफें शुरू कर देती है। पापा आप सही समय पर आए, मम्मी से तो कुछ संभल ही नहीं रहा था। अपने ही बच्चों को इस तरह पल भर में बदलते देख अनुपमा का दिल छलनी हो जाता है। बा, जो अपने बेटे के मुंह में हमेशा से ही कमजोर रही हैं, वो चुपके से किचन में जाकर वनराज के लिए हलवा बनाने लगती हैं। लेकिन बाबूजी, जो वनराज की रग रग से वाकिफ हैं, वो अपनी लाठी ठकठकाते हुए वनराज के सामने आते हैं। बाबूजी की आंखों में अब प्यार नहीं, सवाल है। वो पूछते हैं, वनराज, तू यहाँ मदद करने आया है या सौदा करने? वनराज, जो अब किसी की नहीं सुनता, हंसते हुए जवाब देता है, बापूजी, इस दुनिया में हर चीज का सौदा होता है। आपने तो अपनी जिंदगी आदर्शों में बिता दी और क्या मिला? ये टूटा हुआ आश्रम। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं यहाँ से सोना निकाल कर ही जाऊंगा। वनराज की इस बात ने साफ कर दिया है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं, लेकिन कहानी में असली मजा तब आता है जब पूर्वी छाया में डिनर का समय होता है। अनुपमा ने सबके लिए सादा खाना बनाया है, खिचड़ी और कढ़ी। वनराज, जो अमेरिका के बड़े बड़े होटलों की बातें कर रहा है, खाने की थाली को देखकर नाक भौं कोड़ता है। वो सबके सामने अनुपमा की बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ता। वो कहता है, अनुपमा, तुम्हारी सोच की तरह तुम्हारा खाना भी मिडिल क्लास ही रह गया। मैं वनराज शाह हूँ, मैं ये मरीजों वाला खाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर राही यानी आध्या को बहुत गुस्सा आता है। राही अपनी थाली पटकने ही वाली होती है कि प्रेम उसे रोक लेता है। प्रेम आंखों ही आंखों में उसे समझाता है कि अभी शांत रहो, दुश्मन को पहले परखना जरूरी है। यहीं पर वनराज और प्रेम का पहला सीधा टकराव यानी फेस ऑफ होता है। वनराज नोटिस करता है कि ये नया लड़का प्रेम उसे वो भाव नहीं दे रहा जो बाकी लोग दे रहे हैं। वनराज अपनी ईगो को सहलाने के लिए प्रेम पर रौब झाड़ने की कोशिश करता है। वो प्रेम को उंगली दिखाकर कहता है, ओए लड़के, जा मेरे लिए बाहर से मिनरल वाटर की बोतल लेकर आ, मैं ये नल का पानी नहीं पीता। वहां सन्नाटा छा जाता है। सबको लगता है कि प्रेम, जो बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, चुपचाप चला जाएगा, लेकिन प्रेम अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वो बहुत ही शांति से अपनी कपाड़िया स्टाइल वाली मुस्कान के साथ जवाब देता है, मिस्टर शाह, मैं यहाँ का मेहमान हूँ, आपका नौकर नहीं। और रही बात पानी की, तो प्यास लगने पर इंसान कुएं के पास जाता है, कुआं इंसान के पास नहीं आता। वनराज सन रह जाता है। आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इतनी सफाई से जवाब नहीं दिया था, सिवाय अनुज कपाड़िया के। प्रेम के इस जवाब में उसे अनुज की झलक दिखाई देती है, जिससे वनराज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? लेकिन अनुपमा बीच में आ जाती है। अनुपमा वनराज को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी हद याद दिलाने के लिए खड़ी होती है। वो कहती है, मिस्टर शाह, ये पूर्वी छाया है, यहाँ हर किसी को सम्मान मिलता है, चाहे वो अपना हो या पराया। अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे। यहाँ कोई राजा नहीं है और कोई प्रजा नहीं। वनराज अनुपमा को घूरता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अभी माहौल बिगाड़ने से उसका ही नुकसान होगा, क्योंकि उसे अभी वो पेपर्स चाहिए जो अनुपमा के लॉकर में है। रात गहरी होती है और वनराज पूर्वी छाया के वरांडे में टहल रहा होता है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा के सूत्रों के मुताबिक ये कॉल किसी और को नहीं, बल्कि उसी बिल्डर को है जिसके साथ रजनी डील कर रही थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वनराज शाह रजनी को रास्ते से हटाकर खुद उस बिल्डर के साथ डायरेक्ट डील करना चाहता है। वो फोन पर कह रहा है, देखिए मेहता जी, रजनी तो बस एक मोहरा थी, असली हुक्म का इक्का मेरे पास है। जमीन के असली पेपर्स का वारिस मैं हूँ। आप मुझे 50 करोड़ दीजिए और मैं कल के कल ये जगह खाली करवा दूंगा। वनराज की ये बात प्रेम सुन लेता है, जो छुपकर उसकी जासूसी कर रहा था। प्रेम को अब वनराज का पूरा गेम प्लान समझ आ चुका है। वनराज यहाँ अनुपमा को बचाने नहीं आया है, वो बस दलाल को बदलना चाहता है। वो खुद दलाली खाना चाहता है। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। अगली सुबह पूर्वी छाया में एक नई मुसीबत दस्तक देती है। रजनी, जिसे वनराज ने कल भगा दिया था, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसने दुश्मन का दुष्ट दोस्त वाली पॉलिसी अपना ली है। रजनी पुलिस को लेकर नहीं आती, बल्कि वो एक ऐसी औरत को लेकर आती है जिसे देखकर वनराज के भी पसीने छूट जाएंगे। वो है काव्या। अगर काव्या का ट्रैक अभी एक्टिव नहीं है तो हम यहाँ बरखा या कोई पुराना दुश्मन ला सकते हैं, लेकिन काव्या का आना वनराज के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। चलिए मान लेते हैं कि रजनी ने वनराज की पुरानी फाइल्स खोद कर लाई है और वो सबके सामने ऐलान करती है कि वनराज शाह ने अमेरिका में फ्रॉड किया है और वो वहां से भाग कर आया है। ये जमीन पर हक क्या जमाएगा, इसे तो खुद पुलिस ढूंढ रही है।
रजनी ने बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है। उसने वनराज की साख यानी क्रेडिबिलिटी पर हमला किया है। पूर्वी छाया के लोग अब वनराज को शक की निगाह से देखने लगते हैं। अनुपमा वनराज की तरफ देखती है और पूछती है, क्या ये सच है वनराज? क्या तुम वहां से भाग कर आए हो? वनराज हकलाने लगता है। उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो असल में अमेरिका में दिवालिया हो चुका है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो इस जमीन के पीछे पड़ा है। उसका ईगो और अमीरी सब एक ढकोसला था। अब वनराज एक घायल शेर की तरह हो गया है। उसे पता है कि अगर उसने अभी कुछ बड़ा नहीं किया तो उसकी इज्जत और पैसा दोनों चले जाएंगे। वो अपनी जेब से एक ऐसा दाव चलता है जो अनुपमा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। वो कहता है, ठीक है, मैं फ्रॉड हूँ, मैं कंगाल हूँ, लेकिन अनुपमा, एक सच ये भी है कि बापूजी की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए अमेरिका के जिस डॉक्टर की ज़रूरत है उसकी फीस 50 लाख है। अगर ये ज़मीन नहीं बिकी तो तुम बापूजी को नहीं बचा पाओगी। वनराज ने बहुत ही घिनौना खेल खेला है। उसने अपने ही पिता की बीमारी को मोहरा बना लिया है। वो एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट अनुपमा के सामने फेंक देता है, जो शायद उसने पहले से तैयार करवाई थी या सच में बापूजी बीमार हैं। अनुपमा कांपते हाथों से वो रिपोर्ट उठाती है। बापूजी जो अभी ठीक दिख रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वनराज कहता है, चॉइस तुम्हारी है अनुपमा, या तो ये खंडहर बचा लो या अपने बापूजी को। पूरा शाह परिवार सन रह जाता है। बार रोने लगती हैं। तोशु और पाखी तो पहले ही वनराज की साइड है। अब वो भी अनुपमा पर दबाव बनाने लगते हैं। मम्मी, बापूजी से बढ़कर है क्या ये आश्रम? साइन कर दो पापा के पेपर्स पर। अब अनुपमा एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति में है। अगर वो साइन नहीं करती तो उसे लगेगा कि वो बापूजी की जान से खेल रही है। भले ही वनराज झूठ बोल रहा हो, अनुपमा रिस्क नहीं ले सकती। और अगर वो साइन करती है तो पूर्वी छाया के सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। इस इमोशनल ब्लैकमेल के बीच प्रेम फिर से एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। वो अनुपमा के पास जाता है और धीरे से कहता है, मासी, रिपोर्ट्स पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए। वनराज शाह झूठ बोलने में माहिर हैं। मुझे 2 घंटे दी। दोस्तों, पेन की निब जैसे ही उस सफेद कागज को छूने वाली होती है, आशा भवन, माफ कीजिए, पूर्वी छाया के हॉल में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो वनराज शाह के पैरों तले जमीन हिला देती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि बाबूजी की होती है। बाबूजी, जिनका शरीर बूढ़ा हो चुका है लेकिन आत्मा अभी भी फौलादी है, वो झपटकर अनुपमा के हाथ से पेन छीन लेते हैं। बाबूजी का हाथ कांप रहा है, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। वो वनराज की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, अगर मेरी जान बचाने की कीमत मेरी बेटी की छत है तो वनराज, मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन मैं इस सौदागरी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वनराज, जो इमोशनल कार्ड खेल रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि बाबूजी अपनी जान की बाजी लगा देंगे। वनराज हड़बड़ाते हुए कहता है, बापूजी, आप जिद मत करिए, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हैं, रिपोर्ट देखिए। यहीं पर हमारे नए हीरो यानी प्रेम की एंट्री होती है। प्रेम, जो पिछले 2 घंटों से गायब था, अब हाथ में एक फाइल लेकर वापस आता है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। वो धीरे से चलकर वनराज के पास आता है और वो फर्जी रिपोर्ट उसके हाथ से ले लेता है। ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं आपको बता दूं कि प्रेम ने वो काम कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर पाया। प्रेम उस रिपोर्ट को सबके सामने लहराते हुए कहता है, मिस्टर शाह, आपकी एक्टिंग बेहतरीन है, लेकिन आपकी रिसर्च थोड़ी कच्ची रह गई। जिस डॉक्टर स्मिथ के साइन इस रिपोर्ट पर हैं, वो अमेरिका के नहीं बल्कि इंटरनेट से डाउनलोड किए गए एक फर्जी टेम्पलेट के डॉक्टर हैं। प्रेम अपने फ़ोन पर असली हॉस्पिटल का ईमेल दिखाता है, जहां साफ लिखा है कि हसमुख शाह नाम का कोई पेशेंट उनके रिकॉर्ड में है ही नहीं। ये खुलासा होते ही पूर्वी छाया में सन्नाटा छा जाता है। बा, जो अभी रो रही थीं, अब अविश्वास से अपने बेटे को देखती हैं। तोशु और पाखी भी शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि उनके पापा इतना गिर सकते हैं। अनुपमा, जो अभी तक रो रही थी, अब पत्थर की मूरत बन जाती है। उसके आंसू सूख जाते हैं। वो वनराज के पास जाती है। सबको लगता है कि अनुपमा वनराज को थप्पड़ मारेगी, लेकिन अनुपमा ऐसा कुछ नहीं करती। वो वनराज को थप्पड़ से भी बड़ी सजा देती है। वो बहुत ही धीमी और ठंडी आवाज में कहती है, वनराज, रावण भी अपने कुल की रक्षा के लिए लड़ा था, लेकिन तुम तो कंस निकले, जिसने अपने ही पिता की मौत का नाटक रचा सिर्फ कुछ रुपयों के लिए। आज से मेरे बच्चों के पिता मर गए, निकल जाओ मेरे घर से। वनराज की चोरी पकड़ी गई है, उसकी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन वनराज शाह इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा अनुपमा पर चढ़ बैठता है। वो चिल्लाता है, हाँ, किया मैंने नाटक, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, और सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हारे इन लाडले बच्चों को भी चाहिए। पूछो तोशु से, पूछो पाखी से, क्या उन्हें ऐशो आराम नहीं चाहिए? मैं जो कर रहा हूं इस परिवार के भविष्य के लिए कर रहा हूं।
वनराज ने बहुत ही चालाकी से फिर से बच्चों को अपनी ढाल बना लिया। पाखी, जो हमेशा से लालची रही है, दबे सुर में कहती है, मम्मी, पापा का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन इंटेंशन तो सही है ना, हमें पैसों की जरूरत तो है ही। अपने ही बच्चों को फिर से फिसलता देख अनुपमा का दिल टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जब घर के अंदर ये महायुद्ध चल रहा होता है, तभी बाहर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ये आवाज किसी तूफान की नहीं, बल्कि भारी मशीनों की है। सब लोग दौड़कर बाहर आते हैं और जो नज़ारा देखते हैं उससे उनकी रूह कांप जाती है। पूर्वी छाया के गेट पर म्यूनिसिपैलिटी का बुलडोजर खड़ा है और उसके ऊपर खड़ी है रजनी। जी हाँ, वनराज से बेइज्जत होकर जाने के बाद रजनी चुप नहीं बैठी थी। उसने वनराज और अनुपमा की आपसी लड़ाई का फायदा उठाया और अवैध निर्माण यानी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर पास करवा लाई। वनराज ने जमीन के पेपर्स का दावा किया था, लेकिन रजनी ने बिल्डिंग को ही अनसेव घोषित करवा दिया। रजनी माइक पर अनाउंस करती है, मिस्टर वनराज शाह, आप जमीन के मालिक हो सकते हैं, लेकिन इस ढांचे को गिराने का ऑर्डर मेरे पास है, और एक बार ये गिर गया तो जमीन की कीमत कौड़ियों की हो जाएगी। वनराज सन्न रह जाता है। उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। अब ना तो वो जमीन बेच सकता है और ना ही ब्लैकमेल कर सकता है। बुलडोजर का पंजा पूर्वी छाया की दीवार की तरफ बढ़ता है। धूल उड़ने लगती है। लोग चीखने लगते हैं। अनुपमा, जिसने अभी अभी वनराज को घर से निकाला था, अब उसी घर को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने दौड़ पड़ती है। ये सीन बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला है। एक अकेली औरत लोहे की मशीन के सामने खड़ी है। बा और बाबूजी रो रहे हैं। राही और प्रेम भी अनुपमा के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। एक मानव श्रृंखला बना लेते हैं। लेकिन रजनी रुकने के मूड में नहीं है। वो ड्राइवर को इशारा करती है, चलाओ, जो बीच में आए उसे कुचल दो। मशीन आगे बढ़ती है। अनुपमा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कान्हा जी को याद करती है। क्या आज पूर्वी छाया का अंत हो जाएगा? तभी एक पत्थर हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधे बुलडोजर के ड्राइवर के केबिन के शीशे पर लगता है। चटाक, शीशा टूट जाता है। ड्राइवर डरकर ब्रेक लगाता है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां कोई और नहीं बल्कि वनराज शाह खड़ा है, हाथ में दूसरा पत्थर लिए। जी हाँ दोस्तों, वनराज, जो अभी अभी अनुपमा का दुश्मन बना हुआ था, अचानक उसकी ढाल बन गया। नहीं, गलत मत समझिए। वनराज अनुपमा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आगे आया है। उसका ईगो उसे ये अनुमति नहीं देता कि कोई रजनी जैसी औरत उसके सामने उसकी चीज, भले ही वो उसे बेचना चाहता हो, को तोड़ दे। वनराज चिल्लाता है, ओए, अगर मेरी बिल्डिंग पर एक खरोंच भी आई तो मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा। वनराज का ये रौद्र रूप देखकर ड्राइवर भी सहम जाता है। रजनी वनराज को ललकारती है, तुम मुझे रोकोगे? तुम्हारे पास क्या पावर है? वनराज अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, पावर पेपर्स में नहीं, वनराज शाह के जिगरे में है। और यहीं शुरू होती है वनराज और रजनी के गुंडों के बीच हाथापाई। प्रेम, जो अभी तक शांति से काम ले रहा था, अब देखता है कि मामला वायलेंस पर उतर आया है। वो भी कूद पड़ता है लड़ाई में। एक तरफ वनराज, एक तरफ प्रेम, दो अलग अलग पीढ़ियां, दो अलग अलग सोच, लेकिन आज दोनों का दुश्मन एक है। अनुपमा ये देखकर हैरान है। जिस पति ने उसे धोखा दिया, आज वही उसकी छत बचाने के लिए खून बहा रहा है। तोशु, जो हमेशा डरपोक रहा है, अपने पापा और प्रेम को पिटता देख अंत में हिम्मत जुटाता है और वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। शाह परिवार के मर्द आज पहली बार एक साथ। लड़ाई के शोर में किसी को आग की लपटों का पता नहीं चलता। सबसे पहले राही की नज़र धुएं पर पड़ती है। वो चिल्लाती है, आग! मम्मी, किचन के पीछे आग लग गई है। भगदड़ मच जाती है। लड़ाई रुक जाती है। अब सब आग बुझाने दौड़ते हैं। वनराज और प्रेम, जो अभी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, अब बाल्टियां लेकर आग की तरफ भागते हैं। लेकिन आग तेजी से फैल रही है और सबसे डरावनी बात यह है कि उस धुएं के बीच में कोई फंसा हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि ईशानी और परी, किंजल की बेटी हैं, जो डर के मारे स्टोर रूम में छुप गए थे। बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। अनुपमा बिना अपनी जान की परवाह किए आग की लपटों में कूद जाती है। वनराज चिल्लाता है, अनुपमा रुक जाओ, लेकिन अनुपमा तो माँ है, वो कैसे रुकती? अब वनराज के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट है। क्या वो अपनी जान बचाकर भाग जाए जैसा उसने पहले किया था, या अनुपमा और बच्चों को बचाने के लिए आग में कूदे? प्रेम पहले ही अंदर जा चुका है। वीडियो के अंत में हम देखते हैं कि पूर्वी छाया धू धू कर जल रहा है। बाहर बा और बाबूजी बिलख रहे हैं। अंदर से कोई बाहर नहीं आया है। क्या अनुपमा, प्रेम और बच्चे सुरक्षित बाहर आ पाएंगे?
और क्या वनराज शाह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? रजनी दूर खड़ी होकर हंस रही है। उसे लग रहा है उसकी जीत हुई, लेकिन उसे नहीं पता कि आग से निकलकर जो अनुपमा आएगी वो अब दुर्गा का अवतार होगी। दोस्तों, पूर्वी छाया के उस आग के मंजर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लपटें आसमान छू रही थीं और धुएं का गुबार ऐसा था जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर मैं पूजा आपको उस भयानक रात की आगे की दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जहाँ मौत और जिंदगी की जंग में एक ऐसा राज खुलकर सामने आया जिसने अनुपमा की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अनुपमा और प्रेम बच्चों ईशानी और परी को बचाने के लिए आग में कूद पड़े थे और बाहर खड़ा वनराज शाह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट से जूझ रहा था। क्या वो अपनी जान बचाए या उस परिवार को जिसे वो अपना कहता तो है पर मानता नहीं? वनराज की आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगता है। अनुपमा का वो चेहरा जब उसने वनराज को बचाया था, बच्चों की वो हंसी जो कभी उस घर में गूंजती थी। वनराज शाह मतलबी हो सकता है, घमंडी हो सकता है, लेकिन वो कायर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर का पिता अभी भी जिंदा है। एक पल के लिए वनराज अपनी महंगी जैकेट, पैसा और ईगो सब भूल जाता है। वो अपनी महंगी जैकेट उतारता है, उसे पास की पानी की बाल्टी में भिगोता है और एक दहाड़ मारते हुए आग की लपटों के बीच कूद पड़ता है। बा और बाबूजी चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन वनराज अंदर जा चुका होता है। ये वो वनराज शाह है जिसे हमने शो की शुरुआत में देखा था, अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। अंदर का नज़ारा भयानक है। धुआं इतना ज्यादा है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। अनुपमा ने ईशानी और परी को अपनी साड़ी के पल्लू से ढक रखा है और वे एक कोने में दुबके हुए हैं। ऊपर से एक जलती हुई लकड़ी गिरने ही वाली थी कि प्रेम बीच में आ जाता है। प्रेम उस जलती हुई लकड़ी को अपने हाथों से रोक लेता है। उसके हाथों की खाल जल रही है, लेकिन वो उफ तक नहीं करता। वो चिल्लाता है, मासी, आप बच्चों को लेकर बाहर निकलो, मैं इसे रोके हुए हूँ। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं। वो प्रेम को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन प्रेम की जिद और बच्चों की जान उसे मजबूर कर देती है। तभी धुएं को चीरता हुआ वनराज वहां पहुंचता है। वो देखता है कि प्रेम ने एक भारी बीम को अपने कंधों पर रोका हुआ है ताकि अनुपमा और बच्चे निकल सकें। वनराज एक पल के लिए सन्न रह जाता है। जिस लड़के को वो नौकर समझ रहा था, आज वही उसके नाती पोतों की जान बचाने के लिए श्रवण कुमार बना खड़ा है। वनराज तुरंत आगे बढ़ता है और ईशानी परी को अपनी गोद में उठा लेता है। वो अनुपमा का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो अनु, रास्ता साफ है। लेकिन अनुपमा मुड़कर देखती है। प्रेम की ताकत जवाब दे रही है। आग तेज हो रही है। अगर प्रेम ने वो बीम छोड़ी तो रास्ता बंद हो जाएगा और प्रेम खुद मलबे में दब जाएगा। अनुपमा चिल्लाती है, नहीं, मैं प्रेम के बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रेम अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, मासी, मेरी कसम, जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं होगा। वनराज अनुपमा को जबरदस्ती खींचता है क्योंकि छत गिरने वाली है। वे लोग जैसे तैसे बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे लॉन में गिरते हैं, पीछे से एक जोरदार धमाका होता है। धड़ाम! पूर्वी छाया का वो हिस्सा जहां प्रेम खड़ा था पूरी तरह ढह जाता है। बाहर सन्नाटा छा जाता है। बाबूजी, पाखी, तोशु सब दौड़कर आते हैं। बच्चे सुरक्षित हैं, अनुपमा सुरक्षित है। वनराज का चेहरा काला पड़ चुका है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन प्रेम बाहर नहीं आया। राही की चीख सन्नाटे को तोड़ती है, प्रेम! अनुपमा पागलों की तरह मलबे की तरफ भागती है। मेरा बच्चा अंदर है, उसे निकालो। वो जलते हुए अंगारों को अपने नंगे हाथों से हटाने लगती है। ये देखकर वनराज और तोशु भी दौड़ते हैं। राही, जो प्रेम को हमेशा शक की नज़रों से देखती थी, आज रोते हुए ईंट पत्थर हटा रही है। काफी मशक्कत के बाद उन्हें मलबे के नीचे दबा हुआ प्रेम मिलता है। उसका सिर बुरी तरह जख्मी है, कपड़े जल चुके हैं और वो बेहोश है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। रजनी, जो ये सब देख रही थी, अब भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका रास्ता कोई और नहीं बल्कि पूर्वी छाया के मोहल्ले वाले रोक लेते हैं। उन लोगों ने रजनी की गाड़ी को घेर लिया है। इंस्पेक्टर आता है और रजनी को हथकड़ी लगा देता है, क्योंकि आग लगाने का चश्मदीद गवाह पूरा मोहल्ला है। रजनी चिल्लाती है, मेरे पास बड़े वकील हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उसे घसीटते हुए ले जाता है। कम से कम एक मुसीबत तो टली, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। हॉस्पिटल का सीन। ये वही सिटी हॉस्पिटल है जहां अनुपमा ने अपनी जिंदगी के कई इम्तिहान दिए हैं। प्रेम को आईसीयू में ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं हालत बहुत नाजुक है, सिर पर गहरी चोट है और बहुत ज्यादा खून बह गया है, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी।
अनुपमा ऑपरेशन थिएटर के बाहर कांच के दरवाजे के टिकी हुई है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वो बार बार कह रही है, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो तो पराया था, फिर क्यों? यहीं पर वनराज अनुपमा के पास आता है। वनराज के हाथ पर भी पट्टी बंधी है। वो अनुपमा से कहता है, अनु, वो लड़का साधारण नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा था। जब छत गिर रही थी, उसे अपनी मौत का डर नहीं था, उसे बस तुम्हारी फिक्र थी। ऐसा जुनून सिर्फ अपनों के लिए होता है। वनराज की ये बात अनुपमा के दिल में चुभती है। उसे वो तस्वीर याद आती है जो प्रेम की डायरी में थी। तभी एक नर्स घबराई हुई बाहर आती है। वो कहती है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ये बहुत रेयर है और हमारे ब्लड बैंक में स्टॉक खत्म हो चुका है। आप में से किसी का ओ नेगेटिव है? शाह परिवार में किसी का ये ग्रुप नहीं है, अनुपमा का भी नहीं। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। राही आगे आती है, मेरा तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है अनुज सर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। ये नाम सुनते ही वहां खामोशी छा जाती है। क्या ये महज इत्तेफाक है? खैर, खुशकिस्मती से वनराज, जो अपना कनेक्शन हर जगह रखता है, तुरंत अपने फोन घुमाता है और कहीं से ब्लड का इंतजाम करवा देता है। ये वनराज का रिडेम्पशन है। वो शायद अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। सर्जरी शुरू होती है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर थकान है, लेकिन सुकून भी। वो कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लड़का खतरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर अनुपमा की तरफ देखते हैं। मिसेज अनुपमा, आप उस लड़के की क्या लगती हैं? अनुपमा कहती हैं, मैं उसकी मासी जैसी हूँ। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर अपनी जेब से एक चीज निकालते हैं। ये एक जला हुआ तावीज़ है जो सर्जरी के दौरान प्रेम के गले से उतारा गया था। डॉक्टर कहते हैं, जब हम उसके सीने से जले हुए कपड़े हटा रहे थे तो ये तावीज़ मिला और आग की वजह से ये बहुत गर्म हो गया था और इसकी वजह से उसके सीने पर एक निशान पड़ गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस अनुपमा कांपते हाथों से वो ताबीज़ लेती है। वो ताबीज़ कोई आम ताबीज़ नहीं है। ये वही राधा कृष्ण का लॉकेट है जो अनुपमा ने सालों पहले अनुज को गिफ्ट किया था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। अनुपमा की सांसें अटक जाती हैं। वो कांपती उंगलियों से उस लॉकेट को खोलती है। उसके अंदर एक छोटी सी तस्वीर है, अनुपमा और छोटी अनु यानी आद्या की, और उसके पीछे एक डेट लिखी है जिस दिन अनुपमा और अनुज पहली बार मिले थे। अनुपमा के मुंह से चीख निकल जाती है, ये तो अनुज का है। ये प्रेम के पास कैसे आया? वनराज भी झुककर देखता है और पहचान लेता है। राही, जो दूर खड़ी थी, दौड़ कर आती है। वो लॉकेट देखते ही सन्न रह जाती है। ये तो डैड हमेशा पहनते थे। उन्होंने कहा था कि ये उनकी जान है। ये प्रेम के पास। अब सवाल ये है, क्या प्रेम ने ये लॉकेट चुराया या अनुज ने उसे दिया, या फिर प्रेम ही अनुज का कोई रूप है? नहीं, ये तो साफ है कि प्रेम अलग इंसान है। तभी डॉक्टर एक और बड़ा खुलासा करते हैं जो इस पार्ट 4 का क्लाइमैक्स है। डॉक्टर कहते हैं, और एक बात, पेशेंट के कंधे पर एक बहुत पुराना जन्म चिन्ह यानी बर्थ मार्क है, त्रिशूल के आकार का। मैंने ऐसा निशान पहले कभी नहीं देखा। त्रिशूल का निशान। ये सुनते ही अनुपमा को एक झटका लगता है। उसे याद आता है बहुत साल पहले जब वो अनुज अनाथालय गए थे। वहाँ एक छोटा बच्चा था जिसे अनुज ने गोद में उठाया था और कहा था, अनु देखो, इसके कंधे पर शिवजी का त्रिशूल है। काश हमारा भी ऐसा बेटा होता। उस बच्चे को उस वक्त किसी और ने गोद ले लिया था। क्या प्रेम वही बच्चा है? क्या अनुज ने अनुपमा से छुपकर उस बच्चे को ढूंढ निकाला और पाला? या फिर प्रेम का कनेक्शन मालविका यानी अनुज की बहन से है? अनुपमा अब रुक नहीं सकती। वो नर्स को धक्का देकर आईसीयू में घुस जाती है। प्रेम बेहोश पड़ा है। मशीनों की बीप बीप चल रही है। अनुपमा धीरे से प्रेम के कंधे से चादर हटाती है और वहाँ वही गहरा त्रिशूल जैसा निशान है। अनुपमा अपना मुंह हाथ से ढक लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ये बच्चा, ये प्रेम कोई और नहीं बल्कि वो अमानत है जिसे शायद अनुज ने तैयार किया था अनुपमा की रक्षा के लिए। लेकिन होश में आने पर प्रेम क्या बताएगा? क्या वो मान लेगा कि वो अनुज का भेजा हुआ दूत है, या फिर कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट है? और सबसे बड़ी बात, वनराज ये सब देख रहा है। उसे समझ आ गया है कि अनुज कपाड़िया का साया वापस आ चुका है। वनराज की आंखों में अब ईर्ष्या फिर से जाग रही है। उसने जान बचाई, उसने खून दिया या इंतजाम किया, लेकिन अंत में हीरो फिर अनुज का नाम बन गया। वनराज बाहर कॉरिडोर में खड़ा होकर फोन मिलाता है। इस बार वो किसी बिल्डर को नहीं बल्कि अपने एक जासूस को फोन कर रहा है। वो कहता है, मुझे अनुज कपाड़िया की लोकेशन चाहिए, अभी के अभी। वो जिंदा है और मुझे पता लगाना है कि वो कहाँ छुपा है।
दोस्तों, हॉस्पिटल का ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि पुलिस प्रेम का बयान लेने आएगी और प्रेम पुलिस को कुछ ऐसा बताएगा जिससे रजनी तो क्या, शाह परिवार की भी नींव हिल जाएगी। क्या प्रेम वनराज की उस फर्जी रिपोर्ट वाली बात पुलिस को बता देगा? और जब प्रेम को होश आएगा तो अनुपमा उससे सबसे बड़ा सवाल पूछेगी, मेरे अनुज कहाँ हैं? ये जानने के लिए कि अनुज कब सामने आएगा और क्या वनराज अब विलन बनेगा या सुधर जाएगा, हमारे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या अनुज याददाश्त खो चुका है या वो जानबूझकर छुपा है?